पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड रिलेशन इन ए एंड बी if a comma b is equidistant from -1, 2 and 2, 3। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। इसको लेट्स से एक पॉइंट पी ए कॉमा बी अज्यूम कर ले। पॉइंट का नाम दे दिए पी, इसको ए मान लिए -1, 2, इस पॉइंट को बी मान लिए 2, 3। सो गिवन है पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी स्क्वायर भी कर लेंगे तो काम चलेगा। पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। पॉइंट पी का अगर ए से डिस्टेंस निकालते हो, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाते हो, तो a+1 का स्क्वायर b-2 का स्क्वायर रूट होता, लेकिन स्क्वायर किए हैं इसलिए रूट खत्म हो जाएगा। इज इक्वल टू, फिर इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालोगे तो ये आ जाएगा a-2 का स्क्वायर प्लस b-3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो a स्क्वायर प्लस 2a+1 प्लस b स्क्वायर माइनस 4a+4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, हाँ तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं बी स्क्वायर -6b प्लस ये 9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल आउट है ना, और यहाँ -4a है, यहाँ 2a है, एक साइड ले आओगे तो 6a हो जाएगा। एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे b होगा। फिर दोनों b वाले क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो ये 2b हो जाएगा, और 9+4 = 13, ये दोनों और ये दोनों हो गया 5। एक साइड ले जाओगे तो 13 - 5 = 8, एंड दिस विल बी 3a प्लस b इज इक्वल टू आई गेस 4। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स कुछ दे दिया गया है, -1, 2 है। आपने प्रूव किया होगा क्लास 10 में, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। 4 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा और पता करना रहता है कैसा क्वाड्रिलेटरल है ना। तो ये आप पता कर सकते हो, बहुत मुश्किल काम नहीं है। या 3 पॉइंट्स देके पूछेगा कैसे पॉइंट्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, स्केलेन ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत सारा किया हुआ है 10th में ऑलरेडी, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं जा रहा हूँ। फिर है कि फाइंड रेशियो इन विच y axis divides the line segment joining points स्क्रीन नहीं दिख रहा चमन? दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा है किस अब नहीं दिख रहा है सर। हाँ, अब तो हटा, अब नहीं दिख रहा। मैसेज अब आया। दिख रहा। अच्छा, दिख रहा ना अभी स्क्रीन? यस सर। ठीक है, मैसेज आया था तो मैं सोचा अच्छा ऐसे ही। फाइंड रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -1, 2 एंड -3, 5। तो
लेट्स से ए को मान लिया हमने -1,2 एंड पॉइंट बी को मान लिया -3,5। तो ये मान लिया कि पी ए बाई जो पी बी है वो लेट्स से के बाई 1 और केस माना कि इंटरनल डिवीजन है ना। मान के चल रहे हैं कि केस किसका है, इंटरनल डिवीजन का। ये पॉइंट है पी, ये के, ये 1। तो P का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, अगर इसको -1,2 इसको -3,5 अज्यूम कर रहे हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा -3 के, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, K को इसके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 को इसके कोऑर्डिनेट के साथ, तो -3 के -1/k+1 कॉमा 5k +2 डिवाइडेड बाई k+1। सेक्शन फॉर्मूला से यही आएगा ना, ये सबको समझ में आ गया ना। mx2 nx1 बाई m+n और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+n। ये सबको समझ में आ गया ना बात। अब देखो ये इसको कौन कट कर रहा है, वाई एक्सिस कट कर रहा है। लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, ठीक। वाई एक्सिस जहां पे कट किया वो पॉइंट मान लो पी आया है। वाई एक्सिस है, मान लो ये है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, पी लाई कर रहा, पी लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो पक्का पक्का 0 होना चाहिए। मीनिंग ये हो गया कि 5k+2 बाई k+1 ये 0 आना चाहिए, और यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा -2/5। इसको सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू -2/5 आ जाएगा। k का वैल्यू -2/5 आ गया। हमने इंटरनल डिवीजन का केस माना था, बट k नेगेटिव आ गया। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना ये बात, क्योंकि k इज नेगेटिव इसलिए डिवीजन इज एक्सटर्नल। डिवीजन इज एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल डिवीजन तो होगा ही होगा, साथ में देखो रेशियो है 2:5, यानी एक्चुअल जो डायग्राम बना होगा वो मान लो अगर ए और बी ऐसे मार्क किए तो पी जो है पॉइंट वो ए के साइड पे होगा। समझ रहे हो आप बात। एक्चुअल डायग्राम ऐसा रहा होगा, पीए जो है वो 2, पीबी जो है वो 5। एक्चुअल डायग्राम जो है ऐसा रहा होगा, मतलब पी को ए बी को जो है उसके एक्सटेंडेड पार्ट पे वाई एक्सिस कट कर रहा होगा, बाहर में कहीं कट कर रहा होगा। समझ आ रहा बात। ये वाई एक्सिस है। सर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो k का वैल्यू -1/3 आएगा ना। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या, वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट गलती से हो गया, यानी -3k -1 0 हो गया, यानी k इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3। करेक्ट करेक्ट, यानी ये हो जाएगा 1 ये 3। हाँ अब ठीक है, समझ आया ये चीज सबको। यस नो। कभी फिर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, वाई एक्सिस के जगह लाइन दे देगा, मान लो ऐसा 2x + y = 3, एक लाइन दे दिया कि ये किस में डिवाइड करेगा। तो ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस आपका बन जाएगा 2x + y = 3। और आप क्या करोगे, ये पॉइंट जो है P चूंकि इसी पे लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x के जगह -3k - 1 बाई k+1 रख देना, और y के जगह 5k + 2 बाई k+1 रख देना इसमें, ठीक है। और इसको सेटिस्फाई करवाना, तो अपने आप k का वैल्यू वहां से मिल जाएगा,
ठीक है, तो वाई एक्सिस की जगह एक अलग स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है क्वेश्चन में। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 और इसका कोऑर्डिनेट x4 y4। रिलेशन फाइंड आउट करना है x1 x2 में, x1 x2 x3 x4 में, और y1 y2 y3 y4 में। देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन ये है कि x1 प्लस x2 जो है वो x3 प्लस x4 के बराबर होगा। बी ऑप्शन है कि x1 प्लस x3 जो है वो x2 प्लस x4 के बराबर होना चाहिए। सी ऑप्शन है कि y1 प्लस y4 जो है वो y2 प्लस y3 के बराबर होना चाहिए। और डी ऑप्शन है कि y1 माइनस y2 जो है वो y4 माइनस y3 के बराबर होना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ध्यान से सुनना, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस, एक से ज्यादा भी करेक्ट ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो देखो ये पॉइंट जो है, अगर इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, लेट्स से एम मान लेते हो, तो एम जो है मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ पी आर एज वेल एज क्यू एस, दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा एम, क्योंकि दोनों डायगोनल्स पैरेललोग्राम में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये ऐसा डायगोनल जो है जहाँ पे मिलता है वो पॉइंट डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है, तो एम दोनों का मिड पॉइंट हुआ, तो एम को ही लिखा जा सकता है x1 प्लस x4 बाई 2। गड़बड़ लिख दिया क्या ऑप्शन मैंने, x2 x3 ऑप्शंस गड़बड़ लिख दिया मैंने शायद। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, x1 प्लस x4 बाई 2 एंड देन y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y4 बाई 2। अच्छा लिख ही दिया कोऑर्डिनेट मैंने उल्टा पुल्टा, अरे रुक जा एक मिनट, ये x3 y3 ये x4 y4, हाँ जी, तो ये x1 प्लस x3 बाई 2 y1 प्लस y3 बाई 2, ये हो गया एम का कोऑर्डिनेट। अगर इसको पी आर का मिड पॉइंट देखे तो इसी एम को ये भी लिखा जा सकता है x2 प्लस x4 बाई 2 एंड y2 प्लस y4 बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट ऑफ QS हो गया। अच्छा ये दोनों अगर सेम है, इसका मतलब हो गया कि x1 प्लस x3 बाई 2 और x2 प्लस x4 बाई 2 ये दोनों सेम होना चाहिए। मीनिंग ये हुआ कि x1 प्लस x3 जो है वो x2 प्लस x4 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली ये दोनों भी सेम होगा ना, y कोऑर्डिनेट्स दोनों का, तो y1 प्लस y3 बाई 2 जो है वो y2 प्लस y4 बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। मीनिंग y1 प्लस y3 जो है वो y2 प्लस y4 होना चाहिए। ऑप्शंस थोड़ा ध्यान से, पहला ऑप्शन भी करेक्ट है और दूसरे ऑप्शन एक और ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, उसको भी थोड़ा स्टाइल से लिखा गया है, ध्यान से देखो आप। y3 को लेफ्ट में ले आओ तो y1 प्लस y3 हो जाएगा इज इक्वल टू y2 प्लस y4 हो जाएगा। तो ये जो है सेम चीज है, इसी को थोड़ा स्टाइल से लिख दिया। तो दो ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट हो गए, ए करेक्ट हो गया एंड डी करेक्ट हो गया।
इसको ध्यान में रखना, जो ऑपोजिट वर्टिसेस है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाकी दो एक्स कोऑर्डिनेट के सम के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स का सम बाकी दो वाई कोऑर्डिनेट्स के सम के बराबर होगा। जैसे मान लो अगर ये दिया हुआ है, तो बी सही होगा, क्या बी ऑप्शन अगर, सही होगा ना सर? अच्छा सॉरी ए नहीं, ए नहीं, गड़बड़, क्या गड़बड़, बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4, इसका 2,x1, इस सॉरी 2, b और इसका a,7 और इसका -1,8। ए और बी का वैल्यू बताना कितना आएगा। फाइंड करना है ए एंड बी। जल्दी से आंसर बताओ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आंसर बताओ सब लोग जल्दी। ए और बी का वैल्यूज A0 एंड B5। क्या करना है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को देखो कितना हो गया 3। ऐसे समझो ए का एक्स कोऑर्डिनेट और सी का एक्स कोऑर्डिनेट ये बराबर हो जाएगा बी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस डी का एक्स कोऑर्डिनेट, और ए का वाई कोऑर्डिनेट प्लस सी का वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू बी का वाई कोऑर्डिनेट प्लस डी का वाई कोऑर्डिनेट। इसको खुद से बनाना, ये होमवर्क है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड हाइट या लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, फाइंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड drawn from A to its opposite side in a triangle formed by A 1,2, B 0,3 and C point -1,1। ये 3 पॉइंट्स की वजह से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसमें बताना है कि जो ए से ड्रॉ करेंगे ऑल्टीट्यूड उसका लेंथ कितना होगा यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये पता करना है यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके लिए मैं एक और तरीका बताऊंगा आगे अल्टीट्यूड का लेंथ पता करने के लिए, किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस पता करके। लेकिन अभी फिलहाल हमको जैसे ये दिया हुआ ए है, इसमें 1,2 है, ये पॉइंट बी है, ये 0,3 है और ये पॉइंट सी है, ये -1,1 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करके हमको पता करना है कि ए से जो हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे इस पे
उस अल्टीट्यूड का लेंथ कितना होगा। वी हैव टू फाइंड एडी का, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। तो इसको क्या करेंगे, देखो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसको दो तरीके से लिखेंगे। एक तो लिखेंगे हाफ ऑफ बी सी इंटू ए डी, लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी इंटू ए डी, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और दूसरा हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास बहुत सारा टेक्निक था, उसमें से एक टेक्निक मैंने ये बताया था, जो सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक था उसको अप्लाई करते हैं। मैंने बोला था ऐसा लिख देना 1 2 ऑर्डर में 1 2 फिर -1 1 एंड देन 0 3 और लास्ट में क्लोज करो इसको 1 2 से। ये पिछले क्लास में मैंने बताया था। और यहाँ मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ये सब प्लस में आएगा, और फिर जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ये सब माइनस में आ जाएगा। करेक्ट। तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ, थोड़ा अच्छे से लिखने दो इसको, ये हो गया 1 2 -1 1 0 3 and then again 1 2. So this will be, इसको लिखो कितना आ जाएगा 1 -3 + 0 and then माइनस ऑफ, इसको रेड से जो मल्टीप्लाई करके लिखना है लिखो इसको। तो दिस विल बी -2 + 0 + 3 और मॉड जो है उसको बंद कर दो। तो ये अच्छा ये दो टेक्निक हो गया। और ये जो है हो गया हाफ। BC का लेंथ कितना आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो। तो 0 + 1 का स्क्वायर + 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 4 का रूट यानी √5। तो हाफ BC का लेंथ हो गया √5 और AD हमको नहीं पता, तो यहाँ से √5/2 AD का वैल्यू जो है 1/2 मॉड के अंदर कितना आ जाएगा, मॉड के अंदर ये आ गया -2 और इसको कैलकुलेट करो तो 1 यानी -1। तो ये हाफ ऑफ मॉड -3 जो है वो बाहर निकल के 3 हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। AD का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/√5। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। सबसे पहले एरिया निकालना है ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला से, और फिर हाफ बेस इंटू हाइट लगा देना है। बेस पता है, हाइट निकल जाएगा। कैन यू ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी? उसमें बेस जो है आप AC को कंसिडर कर लेना, तो B से भी ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकाल सकते हो। फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के हाफ ऑफ AC इंटू B करके। इसी क्वेश्चन में जो है इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड लेंथ ऑफ, होमवर्क रहेगा ये। इन प्रीवियस क्वेश्चन find length of altitudes from B and C also। ये आपका होमवर्क है। फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्रूव दैट पॉइंट A, B and A + B, 0 and A - B, 2B आर कोलिनियर। प्रूव करना कि सारे पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं। तो पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या बोलोगे, इसको A मान लो, इसको पॉइंट B मान लो, इसको पॉइंट C मान लो,
तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर अगर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 0। बेसिकली ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, गेटिंग इट ना। तो ऐसा कर दो। अच्छा, इसमें हाफ को हटा सकते हो क्योंकि एनीवे 0 है। हाफ ऑफ ऐसा लिखा हुआ है अगर ये, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और मॉड को भी हटा सकते हो यहाँ से। तो सिंपली इसका मतलब ये बोल सकते हो इसके अंदर कुछ क्वांटिटी है एग्जैक्टली तो इसको सीधा सीधा 0 बोला जा सकता है। समझ आ रहा है ना बात? ये हाफ को भगा सकते हो, अगर 0 ही करना है तो हाफ को भगाया जा सकता है। तो हाफ को भगा दिया, इसको लिख लो। एरिया ट्रायंगल का कितना आएगा? ए बी, ए प्लस बी 0, ए माइनस बी 2b, एंड देन क्लोज करो लास्ट में ए बी से। ठीक, ये सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट वाला भी लगा सकते हो मेथड, बट दिस इज द इजीएस्ट वन। सो ये कितना हो जाएगा? ये 0 के बराबर आना चाहिए, मतलब ए से 0 में मल्टीप्लाई किया 0, 2b से a प्लस बी में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर b से मल्टीप्लाई किया a माइनस बी में, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा b इंटू ए प्लस बी, देन 0 एंड देन 2ab। ये जो है पूरा क्वांटिटी आपको 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा? 2ab प्लस 2b स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी देखो, अच्छा ये मैं अभी 0 नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि 0 आता है कि नहीं। आई एम फाइंडिंग दिस क्वांटिटी whether it comes 0 or not. Let's find this. Let's find the value of, किसका वैल्यू? इसका। और इसको 0 से भी इक्वेट मत करो, इसका वैल्यू खाली देख रहे हैं कितना आता है। तो ये इतना आ गया, एंड देन जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो ये 2ab कैंसिल, फिर ये ab और ये ab भी कैंसिल, और देखा जाए तो ओवरऑल ये 2b स्क्वायर और यहाँ भी माइनस बी स्क्वायर और ये भी माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी पूरा मिलके कैंसिल। तो ये फाइनली 0 आ गया अल्टीमेटली। तो इसका वैल्यू 0 आने का मतलब है, क्या बोल सकते हैं इसलिए, पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि जो गिवन पॉइंट्स है उसको कोलिनियर बोला जा सकता है। ऐसे ही कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइंड के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by points 1, 2, 2, 3 and 1, 4 is नहीं, k, 4 कर दो, 1, 4 नहीं, k, 4 is 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो खाली मॉड वाले पार्ट पे ध्यान देना, मॉड को हटाना नहीं अभी फिलहाल। ये मॉड लगा लिए 1, 2, 2, 3 and then k4 and then 1, 2। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ? 2 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसको 2 से इक्वेट कर दिया। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉड ऑफ, मल्टीप्लाई कर लो इसको यहाँ तो 3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 8, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 2k, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर लो हो गया 4, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 3k, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 4। मॉड के अंदर कितना आ जाएगा?
यहाँ आ गया 11 और यहाँ आ गया 8। 11 माइनस 8 इज 3 एंड 2k माइनस 3k इज माइनस k इज इक्वल टू 4। अच्छा देखो, मॉड के इस मॉड को जब हम 4 से इक्वेट करें तो मॉड के अंदर का वैल्यू ये क्वांटिटी 4 भी होने से चलेगा और -4 भी होने से चलेगा। तो जब मॉड को ब्रेक करेगा, मॉड में मैंने सिखाया भी था, ये 4 भी लिख सकते हो, -4 भी लिख सकते हो। 4 भी रहेगा तब भी 4 के इक्वल आ जाएगा, और मॉड के अंदर अगर -4 रहेगा तब भी 4 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे अगर आप 3 माइनस के इज इक्वल टू 4 या 3 माइनस के इज इक्वल टू -4 को, देन यहाँ से k का वैल्यू जो है -1 आ जाएगा एक तो, और यहाँ से 7 इज इक्वल टू k आ जाएगा। ऐसा लिखिए, -1 इज इक्वल टू k या 7 इज इक्वल, k का वैल्यू जो है अल्टीमेटली -1 या 7 आ जाएगा। समझ आया सबको? Yes, sir. क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे एक पॉलीगन दिया हुआ है, ऐसे एक पॉलीगन दिया हुआ है। ये पॉइंट है आपका 0,5, ये पॉइंट है आपका 2,3, ये पॉइंट है 2,-1, ये पॉइंट है 1,-5, ये पॉइंट है -1, -3, और ये पॉइंट है आपका -1,4। और इसका एरिया बताना है इस पॉलीगन का। फाइंड एरिया ऑफ दिस पॉलीगन। बना लोगे ना? ये होमवर्क है, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है ऐसे 0,5 से या कहीं से भी स्टार्ट करना, और देखना इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे ना तो मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी आपको पॉजिटिव मिलेगा, और क्लॉकवाइज में घूमोगे एक्चुअल डायग्राम में, एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्लॉकवाइज में घूमोगे तो आपको नेगेटिव आ जाएगा। बना लोगे ना इसको? एक तरीका ये भी होता था जो हम लोगों ने 10th में किया था काम, क्योंकि उस समय हमको वो फॉर्मूला नहीं पता होता था। तो इसको 4 ट्रायंगल्स में बांट के और चारों ट्रायंगल का एरिया इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर देंगे। जैसे हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला था वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2 ट्रायंगल बना के 10th में। पर अब ये काम करने का जरूरत नहीं है, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार में हम लोग आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes. फॉर्मूला याद है ना लास्ट क्लास में जो बताया था? ये ऐसा हो जाएगा, लेट्स से अगर मैं 0,5 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 0,5, देन 2, 3, 2 -1, 1 -5, -1 -3, -1, 4, एंड देन लास्ट में मैं क्लोज करूंगा, जहां से स्टार्ट किया हुआ उसी से क्लोज करूंगा मैं। ये ध्यान रखना। अब इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ ऐसे, ये तो कर लोगे ना काम? हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन है कि फाइंड करना है circumcenter of triangle formed by points।
पॉइंट्स दिया हुआ है 1,2, बी पॉइंट है 2,3 एंड सी पॉइंट इज -1,0 ना -1,0 नहीं, -1, लेट्स से 3 या -1,5। इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सरकम सेंटर और सरकम रेडियस पता करें। फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ऑल्सो फाइंड सरकम रेडियस। तो याद करो कैसे करना था सरकम सेंटर फाइंड आउट और सरकम रेडियस। तो मान लो इससे एक सर्कल पास हो रहा है इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से। सरकम सेंटर अगर दिया हुआ है कहीं पे, मान लो यहाँ दिया हुआ है, तो ये इक्विडिस्टेंट होगा तीनों तीनों वर्टेक्स से। देखो इन सर्कल में जो इन सेंटर था वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों साइड से इक्वल था। और सरकम सेंटर जो है उसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल है। इन सेंटर का तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल है और सरकम सेंटर का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर इसको हम एस मान रहे हैं और इस पॉइंट को ए बी सी, तो आप क्या करो, एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर अप्लाई कर लो। एस पॉइंट नहीं पता है तो मान लो एस जो है वो एक्स कॉमा वाई या एच कॉमा के है। लेट्स से एच कॉमा के बड़ा फेमस अजम्पशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसलिए एच कॉमा के मान लिए। एक्स कॉमा वाई भी मान सकते हो, फिलहाल ए कॉमा बी भी मान सकते हो। तो यहाँ से एस ए स्क्वायर का वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये पॉइंट है एच कॉमा के, तो ये आ जाएगा एच -1 का स्क्वायर के -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी कितना हो जाएगा, एच -2 का स्क्वायर प्लस के -3 का स्क्वायर। एस सी कितना हो जाएगा, एच +1 का स्क्वायर और के -5 का। अच्छा देखो, मेरे को अगर स्पीड बढ़ाना है कैलकुलेशन का तो मैं स्पीड कैसे बढ़ाऊंगा, देखो ध्यान से। अगर इसमें आप सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा स्मार्टली सॉल्व कर रहे हो, तो देखो एच स्क्वायर का टर्म इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं स्मार्टली और जल्दी सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि इधर से देखो -2 ए बी वाले में इसको जब एक्सपैंड करोगे तो एच स्क्वायर का टर्म तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -2h मिलेगा। हालांकि मैं अभी लिख के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन एच स्क्वायर लिखने का जरूरत नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये आ जाएगा के स्क्वायर -4k +4 इज इक्वल टू, चलो पहले लिख ही लो, 1 मिनट काम करो, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख ही लो। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर -2h +1 के स्क्वायर -4k +4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर -4h +4 के स्क्वायर -6k +9। अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना होता तो मैं पता है क्या लिखता, अगर मेरे को जल्दी में करना होता तो देखो यहाँ से आता -2h, यहाँ से आता -4k, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 हो गया 5। सीधा ऐसा लिखता है इज इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिखता अगर डायरेक्ट लिखना होता तो 2ab वाले टर्म में -4h, 2ab वाले टर्म में यहाँ से -6k, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13, और एच स्क्वायर और के स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 2h -10k और ये आ जाएगा 26। तो इतना मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ा, बहुत क्विक कैलकुलेशन हो गया। समझ आ रहा है बात। तो ऐसे आपका कैलकुलेशन आपको ना है ना स्पीड अप करना पड़ेगा एग्जाम में बनाने के लिए। तो ये सिंपल स्टेप्स वाले क्वेश्चंस हैं, बन ही जाएंगे, बट द पॉइंट इज कि हाउ डू यू स्पीड अप योर कैलकुलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। तो यहाँ के बाद आप सॉल्व कर लेना, ये आपका काम है। एच स्क्वायर +2h +1 प्लस के स्क्वायर -10k +25, इन दोनों को यूज करके वन इक्वेशन इन एच के
वन लीनियर इक्वेशन इन एच के, इसको यूज करके सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन एच के, और दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व कर लेना, एच और के पता चल जाएगा। अच्छा, एच के अगर पता चल जाएगा, ये पॉइंट पता चल जाएगा, तो इससे किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाल लो, ए का या बी का या सी का, तीनों ही सर्कम रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो सर्कम रेडियस भी पता चल जाएगा। एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में दिया हुआ कि मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1,3, 3,5 and -1,7। फाइंड करना, फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, पहला। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। देखते कुछ यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी विड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट मान लो ए है, ये पता नहीं है, मान लेते हैं x1 y1 है। ये बी पॉइंट है, ये भी पता नहीं, ये मान लेते हैं x2 y2 है। ये सी पॉइंट है, ये x3 y3, ये भी नहीं पता, मान लेते हैं। और इस ए बी का मिड पॉइंट लेट्स से 1,3 दिया हुआ है, बी सी का मिड पॉइंट जो है वो लेट्स से दिया हुआ है आपका 3,5, एंड सी ए का जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ आपका -1,7, एंड वी हैव टू फाइंड x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, देखो x1 प्लस x2 बाई 2, ए बी का मैं मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ, ये जो है 1 के बराबर हो जाएगा। मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट को फिलहाल डील कर रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट को अकॉर्डिंगली डील करेंगे। तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से x1 प्लस x2 जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली x2 प्लस x3 बाई 2 जो है यहाँ से वो 3 के बराबर आ जाएगा, यानी x2 प्लस x3 जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा, एंड x3 प्लस x1 बाई 2 ये जो है, सो यहाँ से करोगे तो -1 के बराबर आ जाएगा, यानी x3 प्लस x1 जो है वो -2 के बराबर आ जाएगा। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और x1 x2 x3 मिल जाएगा। बट सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व किया जा सकता है बहुत तरीके से, लेकिन थोड़ा स्मार्टली करना है हमको। देखो एक तरीका तो ये है कि इसमें से x2 को x1 के टर्म में लिख दो, या नहीं तो यहाँ से जो है x3 को x1 के टर्म में लिख दो और यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये जो इक्वेशन है फिर से x1 x2 में एक इक्वेशन बन जाएगा। एक इक्वेशन ये ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉल्व कर देंगे। समझ आ रहा है? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। एक तरीका ये है कि x3 को लिख दो -x1 -2 और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये x1 x2 में एक इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन ये है x1 x2 में, तो x1 x2 में दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व करके x1 x2 निकालेंगे। और x1 x2 जब मिल जाएगा, उसी में x1 का वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो x3 मिल जाएगा। ये काम किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। What can be done to be more quick in calculation कि आप तीनों को ऐड कर दो, 1 2 और 3 तीनों को ऐड कर दो। तो अगर तीनों को ऐड करते हो तो x1 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, x2 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, x3 एक बार यहाँ, एक बार, सब दो दो बारी है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो जाएगा 6। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3 के इक्वल।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप x1 से ध्यान समझना, x1 प्लस x2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसको फोर्थ इक्वेशन समझ लो, इसको समझो फोर्थ इक्वेशन। अगर फर्स्ट और फोर्थ को देखो तो x1 प्लस x2 के जगह आप लिख सकते हो 2, तो x3 कितना होना चाहिए? अगर ये 2 है तो x3 कितना होना चाहिए बताओ, सोच के बताओ, कोई अनम्यूट करके बोलो x3 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। तो x3 के जगह कितना हो जाएगा? 1। फिर उसी तरीके से देखो x2 प्लस x3 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, इसके जगह पे 6 दिया हुआ है, तो x1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? -3 है ना। एंड सिमिलरली x1 प्लस x3 का वैल्यू जो है सो -2 दिया हुआ है, तो x2 के जगह क्या होना चाहिए? 5 5। समझ आ गया बात? तो यूजिंग 1 एंड 4 जो है, 1 और 4 को देखोगे तो x1 प्लस x2 की जगह 2 लिख दिए, 2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, यानी x3 का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। 2 एंड 4 को अगर सॉल्व करोगे तो x1 और x2 प्लस x3 की जगह 6 रख दिए, तो यहाँ से x1 का वैल्यू -3 आ जाएगा। एंड 3 एंड 4 को सॉल्व किए तो x2 और x3 प्लस x1 की जगह -2 रख दो, तो यहाँ से x2 का वैल्यू आ जाएगा 5। कैन यू सिमिलरली फाइंड y1 y2 y3? तो y1 y2 y3 का वैल्यू जल्दी से क्विकली फाइंड आउट करो तो सभी लोग कॉपी में रफ में देखते किनका किनका सही होता है। आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 1 मिनट, 1 मिनट में क्विकली फाइंड आउट करना है कितने लोग कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो कंस्टेंट टाइम होगा। y1 प्लस y2 जो है 6 आ जाएगा, y2 प्लस y3 जो है सो 10 आ जाएगा, एंड y3 प्लस y1 जो है y3 प्लस y1 जो है वो आ जाएगा 14। तो ये आ गया 15 टोटल, यानी y3 आ गया 9 और y1 आ गया 5 और y2 आ गया 1। देखते किसका सही है। y1 5 करेक्ट, y2 is 1 and y3 is 9 करेक्ट, करेक्ट। y1 is ये आ जाएगा आपका y1 is equal to 5, y2 is equal to 1 and y3 is equal to 9। ये आ जाएगा सोल्यूशन। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको विजुअलाइज कराने वाला हूँ। आप जरा सेंट्रोइड पता करो तो कितना आएगा। आपका जो ट्रायंगल है वो बन चुका है बेसिकली, वो ये पॉइंट हो गया, x1 है -3, y1 है 5, बी जो पॉइंट है x2 है 1 नहीं 5 और y2 है 1 और x3 पॉइंट है आपका 1 एंड इधर y3 is 9। ये ट्रायंगल है बेसिकली। सो इफ आई फाइंड इनका मिड पॉइंट जो दिया हुआ था वो था कितना कितना था, जरा मिड पॉइंट पे बोलोगे।
1,3 था शायद, 3,5 था, एंड इधर था -1,7, करेक्ट। इसको मान लो P है पॉइंट, ये Q है, ये R है। सर 1,2 है। सेंट्रॉइड कितना आ जाएगा? 1,5 1,5 सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ जाएगा? 1,5 -3 + 5 + 1/3 एंड 5 + 1 + 9/3। ये आ जाएगा किसके बराबर? 1,5 आ रहा है ना? Yes, sir. सबका आ रहा है इतना क्या, 1,5? यस सर। अच्छा, PQR का जरा सेंट्रॉइड फाइंड आउट करो तो क्या आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 1,5. 1,5। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, बोलो। कि सेंट्रोइड चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर कभी मान लो आपसे एग्जाम में टेस्ट में सेंट्रोइड पूछे, तो क्या इतना मेहनत करोगे ये सब काम? एबीसी का सेंट्रोइड पूछा है, ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड अगर पूछा है, फिर भी क्या इतना मेहनत करने का जरूरत है एग्जाम में? नहीं जरूरत है। इसका भी अगर सेंट्रोइड पता कर लेते हो, सो यू विल गेट द सेम आंसर। गेटिंग इट? एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, आएगा क्वेश्चन आपसे, पूछेगा कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बट एबीसी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा कि एबी बीसी और सीए का मिड पॉइंट है फलाना फलाना फलाना। तो आपको लगेगा क्वेश्चन में पहले हमको एबीसी पता करना रहेगा फिर सेंट्रोइड निकालना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सो यहाँ पे नोट करके जो है ना लिखो, इंपॉर्टेंट नोट करके, without actually finding ABC, A, B and C, if we find centroid of triangle formed by midpoints of sides, without actually finding A, B and C, if we find centroid of triangle formed by midpoints of the sides, this will also give the same value. This will also give the same value. या कभी उल्टा भी कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन कि ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और बोलेगा कि इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंट्रोइड बताओ। तो कुछ नहीं करना है, एबीसी का ही सेंट्रोइड निकाल देना, सेम आ जाएगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अच्छा देखो एक और बात, जब ट्रायंगल राइट एंगल हो जाए या अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाए, तो वहां पे थोड़ा हमको सतर्क रहना चाहिए। क्या सतर्क रहना चाहिए? वहां पे ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमको इतना हाथ पांव मारने का जरूरत नहीं, इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं रहेगा। वहां पे टेक्निक से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, when triangle is right angled or equilateral, it is very easy to find orthocenter, circumcenter.
तो वहां पे ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि लेट्स से ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पॉइंट है 2,2, बी पॉइंट है 2,5 एंड सी पॉइंट है 7,2। थोड़ा सा आपको जो है ना डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आपको ये बात समझ में आएगा। और आपको पूछा गया कि फाइंड करो, फाइंड सेंट्रोइड इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये चारों चीज पता करना है हमको इस ट्रायंगल का। तो आप क्या कि सेंट्रोइड तो फटाफट बोल दोगे 2+2+7/3, 2+5+2/3, कोई मुश्किल नहीं है। सेंट्रोइड जैसे ही बोलेगा आपको, आप फटाक से निकाल लोगे। लेकिन जैसे ही इन सेंटर बोला तो बहुत मुश्किल बढ़ गया। आप रफली ऐसे डायग्राम बनाओगे, ये ए हो गया 2,2, बी हो गया 2,5 और सी मान लो हो गया 7,2। आपने रफली एक ऐसा डायग्राम बना दिया। अब आप क्या करोगे, ये साइड लेंथ निकालना पड़ेगा, ये साइड लेंथ निकाले, फिर ये साइड लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, ये भी निकाल लिए। फिर ये साइड लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, ये भी निकाल लिए। अब फॉर्मूला लगाओगे कि ये इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑपोजिट साइड का, ऑपोजिट वर्टेक्स का, फिर ये इंटू इसका ऑपोजिट एक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, फिर ये साइड लेंथ इंटू ये एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों को जोड़ोगे डिवाइडेड बाय ये तीनों क्वांटिटी को ऐड करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा इन सेंटर का, फिर ऐसे वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे। मेहनत बढ़ेगा ये। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? अब Yes, sir. आप थोड़ा ध्यान से देखो, कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम जो है ना बहुत क्वेश्चन को इजी बना देता है। आपका दिमाग चलते रहना चाहिए सही से, ब्रेन बहुत अच्छा फंक्शनिंग होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग रफ डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं, बट कभी कभी थोड़ा क्वाड्रेंट बना के भी देखना चाहिए, उससे क्वेश्चन कई बार आपको इजी हो जाता है। 2,2 देखो लगभग इधर होगा कहीं पे, रफली डिनोट कर रहे हैं 2,2 मान लो इधर एक पॉइंट। सो 2,5 होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 यूनिट और ऊपर चलना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर 3 यूनिट और ऊपर जाओ तो 2,5 पे पहुंच जाओगे, एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही है, तो 3 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड चलना पड़ेगा, ये 3 यूनिट हो गया। और अगर 7,2 देखो, वाई कोऑर्डिनेट सेम रख के अगर 7 पे जाना है ना, या 6,2 कर दो, मैं थोड़ा क्वेश्चन इजी कर रहा हूँ, लेट्स से 6,2 कर दो, तो 6,2 पे अगर पहुंचना है तो ये 6,2 पे पहुंचने के लिए वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स खाली बढ़ रहा है, तो 4 यूनिट जो है हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड बढ़ना पड़ेगा 6,2 पे पहुंचने के लिए, और वर्टिकली अपवर्ड 3 यूनिट चलना पड़ेगा 2,5 पे पहुंचने। ये बात समझ में आ रहा है? ये वाई कोऑर्डिनेट 3 यूनिट बढ़ गया, और एक्स के डायरेक्शन में चलोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 यूनिट बढ़ गया। अगर ये बात फिगर आउट कर लिए तो ये ट्रायंगल दिखेगा आपको राइट एंगल। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये ट्रायंगल आपका हो गया राइट एंगल। अब इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 3² + 4²। तो देखो यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है, जैसे ही हमने थोड़ा अप्रोच स्मार्ट किया, बन तो उससे भी जाता पहले वाले तरीके से भी, पर जैसे ही हमने थोड़ा अप्रोच स्मार्ट किया, आप देख रहे हो कि
आपका कैलकुलेशन जो है ना बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। एंड नाउ यू कैन सी इन सेंटर कितना हो जाएगा, इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट देखो कितना हो जाएगा, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से। एक्स कोऑर्डिनेट मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ, तो 3 से स्टार्ट किया तो 3 इंटू 6 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से, यानी 4 इंटू 2 एंड देन 5 इंटू 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट निकला, डिवाइडेड बाय तीनों साइड का सम 3 प्लस 4 प्लस 5, कॉमा फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वाई कोऑर्डिनेट को, यानी 3 इंटू 2, फिर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा वाई कोऑर्डिनेट से, अपोजिट वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट, फिर 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 प्लस 5। समझ लो यहाँ पे दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। सिमिलरली ऑपोजिट वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड y कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। और यहाँ जो है डिवीजन में तीनों साइड कर लें, तो यहाँ भी डिवीजन में तीनों साइड कर लें, ये आ गया अपना इन सेंटर। तो जल्दी से हो गया कैलकुलेशन, ये कैलकुलेट करके लिख लेना कितना आता है। इन सेंटर आ गया। अभी मान लो आपको ऑर्थो सेंटर पता करना है, ऑर्थो सेंटर कितना होगा कोई बताओ। सर 2,2. 2,2, वेरी नाइस। चूंकि ट्रायंगल राइट एंगल है, ट्रायंगल इज राइट एंगल, इसलिए ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर सीधा सीधा बोल दोगे 2,2। अगर ये डायग्राम रफ स्केच नहीं ड्रॉ करते तो ये बड़ा मेहनत पड़ता फिगर आउट करने में कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, जहां पे राइट एंगल बनता है ना वही ऑर्थो सेंटर हो जाता है, पिछले क्लास में बताया था प्रॉपर्टी में। सर्कम सेंटर कितना हो जाएगा ये बताओ। सर्कम सेंटर कितना बोलो। 2,2 sir. सर्कम सेंटर जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा हाइपोटेनस का। कल वाले क्लास, पिछले वाले क्लास में बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो है वो सर्कम सेंटर हो जाता है। तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6/2 कॉमा 5 प्लस 2/2। समझे, इन दोनों पॉइंट से मिड पॉइंट निकाल लो। तो इतना इजी है ये क्वेश्चन, अगर ढंग से बनाओगे तो। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर सकते हैं। ऐसे एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा था IIT जेईई मेंस में कि if midpoint of sides of a triangle is 0,1, 1,0 and 1,1, then find the centroid, in center, circumcenter and orthocenter of triangle। ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ, ट्रायंगल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो अभी तो एक मैंने कराया भी था, एक तो तरीका देखो ये भी है कि मिड पॉइंट हो गया 0,1, ये 1,0 और ये हो गया लेट्स से 1,1। ऐसे भी किया जा सकता है, रफ डायग्राम भी बना के कर सकते हो। फिर आपको मेहनत क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये बी पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये सी पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये अपने आप में ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा टाइम लगेगा।
जब ये तीनों पॉइंट्स निकल गया तो फिर आपको ए बी का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, बी सी का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, सी ए का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा टू फाइंड इन सेंटर। तो फिर से ये लंबा जाएगा, लेंदी जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करके, मैंने एक्स वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करके, और थोड़ा सा इसको मैं फिगर आउट करूँ कि क्या एग्जैक्टली बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। देखो एक पॉइंट जो है वो दिया हुआ है 0,1, ये है 0,1। एक है पॉइंट 1,0, ठीक, और एक पॉइंट है 1,1। इसको जरा मिला दो, ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल का जो साइड है उसका मिड पॉइंट्स दिया हुआ है। देखो ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे, इफ इंपॉर्टेंट नोट में यहां लिख दो, इफ मिड पॉइंट फॉर्म्स right angle triangle, then original triangle is also midpoints. If midpoints of sides form right angle triangle, then original triangle will also be right angle. ओरिजिनल ट्रायंगल भी राइट एंगल होगा। अब ये ड्रॉ कैसे करना, ध्यान से सुनो। मान लो मिड पॉइंट वाला जो ट्रायंगल है इस तरीके का आ रहा है, मिड पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल, ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स। इस तरीके का ओरिजिनल ट्रायंगल कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। ओरिजिनल ट्रायंगल जो है उसका राइट एंगल, ये जिधर राइट एंगल बन रहा है ना उसके ऑपोजिट में बनेगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो आप, ठीक है, ये जितना लेंथ है उतना ही और ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जितना लेंथ है इससे और आगे बढ़ जाओ, ध्यान से रुको, और इजी तरीका बताता हूँ। क्या करना कि जहां राइट एंगल बन रहा है वहां से एक लाइन ड्रॉ करना। ध्यान से सुना, सुनो मेरी बात को। जहां राइट एंगल बन रहा है वहां से एक लाइन ड्रॉ करना इसके पैरेलल, ठीक है। और क्या करना, फिर ड्रॉ करने के बाद यहां से ऐसे ड्रॉ कर दो। अब इसके बाद देखो स्टेप, स्टेप है यहां से आगे ड्रॉ करो, इधर आने दो और इसको इस तरीके से मिला दो। तो ये जो ट्रायंगल PQR बना, ये आपको ओरिजिनल ट्रायंगल हो जाएगा। मतलब क्या करना है इसके लिए, बेसिकली कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, टेक्निक बता रहा हूँ। मान लो ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल है। तो टेक्निक क्या यूज इस्तेमाल करना है, जहां राइट एंगल बन रहा है हाइपोटेनस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो वहां से, ठीक है। ड्रॉ कर दिया, हर एक वर्टेक्स से क्या करना है कि उसके ऑपोजिट साइड के पैरेलल ड्रॉ करना है, ये समझिए। तो यहां से इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, यहां से इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, और यहां से इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो जो ट्रायंगल आया ना वो ओरिजिनल ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना है आपको, ऐसे लिख लो।
to get original triangle, draw lines through vertices, lines through vertices parallel to opposite sides. मतलब अगर ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, ये ट्रायंगल है यूजिंग मिड पॉइंट्स, तो ओरिजिनल ट्रायंगल पता करने के लिए हर एक जगह से उसके साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो ट्रायंगल आया ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है। इसमें भी यही काम करो, आप यहां से ड्रॉ कर दो पैरेलल लाइन उसके ऑपोजिट साइड के, यहां से भी उसके ऑपोजिट साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, और यहां से भी ऑपोजिट साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो ट्रायंगल बन गया ये हमारा एक्चुअल ट्रायंगल आ गया ए बी सी। अब ये कितना हो जाएगा, तो बहुत आसान है, ये लेंथ अगर 1 यूनिट है तो ये भी लेंथ 1 यूनिट हुआ, है ना। और हमको अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाना है, मिड पॉइंट है ना, ये चूंकि मिड पॉइंट है ये दोनों बराबर है, तो अगर ये 1 यूनिट है तो आगे ऊपर भी 1 यूनिट हुआ। 1 यूनिट अगर और ऊपर जाना है तो ये पॉइंट कितना हो गया 0,2, और यहाँ से देखो 1 यूनिट चले तो आगे भी ये भी 1 यूनिट है, और 1 यूनिट और आगे जाएंगे तो ये 2,0 हो गया, और ये 1 यूनिट जब इससे नीचे आओगे तो ये 0,0 हो गया। समझ आ रहा है बात। तो ये सिंपली आ गया ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट्स है तीनों वर्टेक्स का, वो आ गया 0,0, 0,2 एंड 2,0। अगेन ट्रायंगल इज राइट एंगल, और इसके आगे तो आपको खुद से बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, और सेंटर आप खुद से बता सकते हो, है ना। कभी कभी ऐसे पूछेगा आपको, फाइंड करना है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय points -1,0, 1,0 and 0,√3. Yes, 0,√3. ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर दोनों। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर पता करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है ना। सर्कम सेंटर निकालना है तो एक मेथड तो ये हो गया कि अगर सर्कम सेंटर निकालना हो तो एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी स्क्वायर, और ऑर्थो सेंटर के लिए यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, वी विल डू इट लेटर। बट जो दूसरा टेक्निक है वो ये कि ये एक यूनिक क्वेश्चन है, रेयर क्वेश्चन है। ट्रायंगल सीम्स टू बी इक्विलैटरल, एक कोऑर्डिनेट इरेशनल दिया हुआ है ना, तो लग रहा है कि कहीं ट्रायंगल इक्विलैटरल है, बट नॉट श्योर।
लेट्स चेक इट। तो ऐसे केस में आप जरूर एक बार ट्राई कर लेना कि ये इक्विलैटरल है क्या। अगर इक्विलैटरल आ गया ना तो आपका समझ लो लकी ड्रॉ निकल गया, है ना। ऑर्थो सेंटर निकालना हो तो सेंट्रॉइड निकाल दो, सर्कम सेंटर बोलेगा सेंट्रॉइड निकाल दो, क्योंकि सारे सेंटर्स जो है वहां पे उस ट्रायंगल में कोइंसाइड करेगा। तो एक बार जरा चेक करते हैं कि लेट्स से अगर ए पॉइंट -1,0 है, बी पॉइंट 1,0 है एंड सी पॉइंट 0,√3 है, ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट आ जाएगा। -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ऐसे करोगे। √4 इज इक्वल टू √2, सॉरी √4 इज इक्वल टू √2। अच्छा एक और चीज यहाँ से देख लो, अगर x1 y1 है और x2 y1 है, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो डिस्टेंस इसके बीच का जो है वो सिंपली लिख सकते हो मॉड x1 माइनस x2, मॉड लगा के। और अगर पॉइंट है x1 y1 एंड x1 y2, x कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसके बीच का डिस्टेंस आप सीधा सीधा लिख सकते हो मॉड ऑफ y1 माइनस y2। मतलब जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, क्योंकि दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो सेम है, तो डिफरेंस लोगे तो 1 और -1 का डिफरेंस 2 का आ जाएगा। इसी तरीके से BC अगर देखना है तो ये हो गया 1 माइनस 0 का स्क्वायर एंड 0 माइनस √3 का स्क्वायर, रूट ये भी देखना 2 यूनिट आ जाएगा। और CA अगर फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 का स्क्वायर, ये भी 2 यूनिट आ जाएगा। तो यू आर सीइंग दैट AB BC और CA जो है वो तीनों इक्वल आ रहा है। मतलब ट्रायंगल कैसा हो गया? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। तो ऑर्थो सेंटर हो या सर्कम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो या सर्कम सेंटर हो या इन सेंटर हो या सेंट्रोइड हो, सब एक ही आ जाएगा। और सेंट्रोइड कितना आ जाएगा? -1 प्लस 1 प्लस 0/3 and 0 plus 0 plus √3/3. This will be 0, 1/√3। समझे कैसे करना है इस क्वेश्चन को? जरूरी नहीं है कि इरेशनल कोऑर्डिनेट है तो इक्विलैटरल हो ही जाए, बट बहुत चांस है कि हो सकता है क्वेश्चन में। तो आप एक बार वहां पे चेक करके देख सकते हो। उससे क्या होगा, अगर निकल गया इक्विलैटरल तो समझ लो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। नहीं निकला तो फिर और तरीका देखना पड़ेगा, जो बेसिक मेथड्स है उसको यूज करके करना पड़ेगा क्वेश्चन, है ना। तो we have almost done the basics of coordinate geometry, और रिवीजन भी हो गया जो पढ़ा था हमने उसका अच्छे से। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, स्ट्रेट लाइन के बारे में नहीं, स्ट्रेट लाइन से पहले एक और चीज मैं पढ़ाऊंगा एंड दैट इज लोकस। व्हाट इज लोकस? कितने लोगों ने वर्ड ये सुना है लोकस? Yes, sir. सुना लोकस वर्ड? लोकस का मतलब होता है
देखो मैथमेटिकल टर्म में देखोगे तो लोकस का मतलब होता है इक्वेशन, ठीक है, और ग्राफिकल टर्म में अगर समझो तो बेसिकली उस इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ, दैट्स ऑल। अच्छा, तो लोकस यानी कि ग्राफ, और इस ग्राफ को सेटिस्फाई करने वाला जो भी इक्वेशन होगा वो इक्वेशन, y इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन आएगा x के टर्म में वो इक्वेशन, यही लोकस है और कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनो, इसी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन बोल सकते हैं लोकस को। तीन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, जो सारा पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन नहीं बोल के बोलेंगे एक ही पॉइंट है लेकिन पॉइंट कांस्टेंट नहीं है, पॉइंट वेरिएबल है, वो मूव कर रहा है। और मूव कैसे कर रहा है? इस इक्वेशन को फॉलो करके, ये भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा बात? तो लोकस को अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ मिलेगा। जो सबसे जो पॉपुलर डेफिनेशन है वो ये है कि लोकस इज पाथ ट्रेस्ड आउट बाय अ मूविंग पॉइंट। मूविंग या मूविंग को वेरिएबल भी बोल सकते हैं। वेरिएबल पॉइंट फॉलोइंग एन इक्वेशन, फॉलोइंग एन इक्वेशन। और इक्वेशन को कैसे इक्वेशन बोल सकते हो? फॉलोइंग एन इक्वेशन या फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल, फॉलोइंग अ सर्टेन रूल। और ये सर्टेन रूल क्या है? यही इक्वेशन को है, इसी को इक्वेशन बोल सकते हो। तो अगर एक सर्टेन इक्वेशन को फॉलो करके या एक सर्टेन रूल को फॉलो करके अगर पॉइंट मूव करता है ना, तो उससे जो ग्राफ बनेगा वही ग्राफ जो है लोकस कह सकते हो। और ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेफिनेशन। सिंपलर वर्ड्स में बोल सकते हो, इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करना चाहो सो लोकस इज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ग्राफ, इक्वेशन या रिलेशन इन एक्स एंड वाई। लोकस इज इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, या लोकस इज ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ग्राफिकल टर्म में बोलो तो उसी इक्वेशन का ग्राफ है, मैथमेटिकल टर्म में बोलो तो इक्वेशन है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। तो लोकस हम लोग कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो किसके लिए? कांस्टेंट पॉइंट के लिए लोकस नहीं कैलकुलेट करते, एक मूविंग पॉइंट के लिए लोकस निकालते हैं, या एक वेरिएबल पॉइंट के लिए लोकस निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैं एक बहुत आसान से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट्स से एक ये वॉल है और ये मान लो फ्लोर है, और एक लैडर जो है इस तरीके से रखा हुआ है। कोई क्या किया, इधर से थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो ये लैडर इधर जो है स्लाइड करेगा धीरे धीरे। तो ये लैडर कभी ऐसे पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे पोजीशन में आ जाएगा। तो बोल सकता है इसमें कि बताओ इसके मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा। मिड पॉइंट का लोकस मैंने क्या, देखो अभी मिड पॉइंट जो है यहाँ पे, थोड़ी देर में मान लो ये लैडर खिसक के ऐसे गया होगा तो इसका मिड पॉइंट हो सकता है थोड़ा यहाँ नीचे आ गया, और थोड़ा ऐसे खिसका ये तो हो सकता है मिड पॉइंट इधर आ गया, और थोड़ा ऐसे खिसका तो हो सकता है मिड पॉइंट इधर आ गया। अब ये जो मिड पॉइंट्स जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये एक शेप का निर्माण करेगा, ये कोई ना कोई एक रास्ता बनाएगा। देखो जैसे जैसे लैडर स्लिप कर रहा है, इसका मिड पॉइंट भी एक सर्टेन रास्ते पे मूव कर रहा है, एक सर्टेन ग्राफ बना रहा है। इसका अगर मिड पॉइंट जो था, इन सारे पॉइंट्स को अगर मिलाते चले जाओ, हर 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 इंस्टेंट पे, हर एक दूसरे इंस्टेंट पे मिलाते चले जाओ,
तो उससे ग्राफ स्केच हो जाएगा। वही ग्राफ बताना है कि क्या होगा, या उस ग्राफ का इक्वेशन क्या आएगा ये बताना है। समझ रहे हो बात को? तो लोकस ये चीज है बेसिकली। ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, एक मूविंग पॉइंट है, या एक ये एक फिक्स पॉइंट नहीं है, ये एक वेरिएबल पॉइंट है। उसका जो है उसके एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होगा, उसी रिलेशन को जब हम जिस भी इक्वेशन से दिखाएंगे वो इक्वेशन ही लोकस कहलाएगा। किसके लिए निकाल रहा है? मूविंग पॉइंट के लिए, या एक वेरिएबल पॉइंट के लिए जो स्टेशनरी नहीं है, जो वेरी कर रहा है हर मोमेंट टू मोमेंट। जैसे एक्स और एक्स बदलेगा, वाई उसका बदल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट फिर बदला, वाई कोऑर्डिनेट फिर बदल जाएगा, और इस तरीके से एक वेरिएबल पॉइंट मूव करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा एक ग्राफ पे। वही ग्राफ जो है लोकस है, या उस ग्राफ का इक्वेशन लोकस है। या ऐसे बोल सकते हो कि वो एक मूविंग पॉइंट नहीं बोल सकते कि बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हो गया। कौन से पॉइंट्स का? जो पॉइंट्स उस ग्राफ पे आएंगे। कौन से ग्राफ पे? है ना, रूल को फॉलो करने में उस वेरिएबल पॉइंट जब रूल को फॉलो करेगा तो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन मिलेगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन हुआ वही लोकस हो गया। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में? उसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे कि देखो भाई इस इक्वेशन को जो जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इन पॉइंट्स का कलेक्शन है लोकस। तो लोकस को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल टर्म में ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लोकस का आंसर दो टर्म में लिखा हुआ रह सकता है। आपको लिखा हुआ रहेगा लोकस इज अ सर्कल, लोकस इज अ पैराबोला, locus of this point is a circle, locus of this point कोई ज्योमेट्रिकल फिगर लिखा हुआ रहेगा। locus of this point is some geometrical figure, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, या locus of this point is चार ऑप्शन में इक्वेशन लिखा हुआ रह सकता है। तो जब भी लोकस का क्वेश्चन आएगा, लोकस का आंसर दो टर्म में लिखा हुआ रह सकता है, या तो कोई इक्वेशन लिखा हुआ मिलेगा, या फिर कोई एक ग्राफ लिखा हुआ मिलेगा। ग्राफ में क्या? ज्योमेट्रिकल शेप। ये सिंपल मीनिंग है लोकस का। लोकस फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी वेरिएबल पॉइंट पर? तो इसका स्टेप्स क्या क्या है? स्टेप 1 में आप अज्यूम करो, अज्यूम वेरिएबल पॉइंट एज h कॉमा k और m कॉमा n और a कॉमा b, कुछ इस तरीके से अज्यूम कर लो। ठीक है, लेट से हमने इसको अज्यूम किया, मान लो। तो स्टेप 2 में फाइंड करना है कि एच के में क्या रिलेशन होगा, कौन सा रूल को फॉलो करके ये पॉइंट मूव कर रहा है। रैंडम नहीं मूव कर रहा है पॉइंट, एक सर्टेन रूल, एक सर्टेन इक्वेशन को फॉलो करके मूव कर रहा है ना। लोकस के डेफिनेशन में बोला है मैंने कि ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है, या लोकस पाथ पाथ जो ट्रेस आउट हो रहा है वो है जो सर्टेन रूल को या सर्टेन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो वो इक्वेशन हमको ढूंढना है कि क्या है, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कौन सा रिलेशन है। तो एच और के में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। फाइंड या एस्टैब्लिश रिलेशन इन इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी कि यहाँ पे जो है एच कॉमा के अगर माने हो तो एच एंड के हो गया। अगर एच कॉमा के माने हो तो एम कॉमा एन मानते तो एम एंड एन है। तीसरा स्टेप है, इक्वेशन को हमेशा एक्स और वाई के टर्म में लिखते हैं, एच और के टर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं। तो एच जो है एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करा, तो हम लोग एच को अल्टीमेटली एक्स से रिप्लेस कर देंगे और के को अल्टीमेटली वाई से रिप्लेस कर देंगे। अगर ए और बी लिख के चले तो ए को एक्स से और बी को वाई से, उसको रिप्लेस कर देंगे। बट स्टार्टिंग में ही एक्स और वाई हम लोग
नहीं मानते हैं, नॉर्मली मान भी सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, बट नॉर्मली नहीं मानते इसलिए लास्ट में तो एनीवे एक्स और वाई से रिप्लेस करना है, वेरिएबल पॉइंट को एक्स और वाई स्टार्टिंग में इसलिए नहीं मांगा कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 5, और ये जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है, x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू लेट्स से, या मान लो ये एक लैडर है, इसका इक्वेशन दिया होता है x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 5 इनिशियली, और अब क्या करता है कि कोई फोर्स लगाता है और ये जो लैडर है ना स्लाइड करने लगेगा, तो इसका इक्वेशन बदलने लग जाएगा, और ये लेंथ तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये लेंथ चेंज नहीं होगा अगर ये लैडर क्या है इस तरीके से स्लाइड कर रहा है कि ये लेंथ मान लो चेंज नहीं हो रहा है। अब बोला आपको कि इसके मिड पॉइंट का लोकस बताओ, तो आप x कॉमा वाई अगर अज्यूम कर ले मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो जिसका भी लोकस निकालना है उसको x कॉमा वाई अगर अज्यूम किए, तो उस x में और इस x में आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू 5 ये अलग है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज को रिप्रेजेंट करा, और वहां जो x कॉमा वाई माने वो अलग चीज को रिप्रेजेंट करा। सो नॉर्मली जितना भी इक्वेशन होता है उसको x और y के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ढेर सारा जब x और y दिखेगा ना कंफ्यूजन हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, इस वाले x को उसमें लिख दोगे, उस वाले x को इसमें, तो इसलिए हम उस कंफ्यूजन से बचने के लिए स्टार्टिंग में x और y नहीं मानते, h कॉमा के मान लिया, m कॉमा n मान लिया, a कॉमा b मान लिया। जहां वो ऐसा कंफ्यूजन नहीं अराइज हो रहा है वहां डायरेक्टली x और y भी मान सकते हैं, x कॉमा y भी मान सकते हैं h कॉमा k की जगह, लेकिन जहां पे कंफ्यूजन अराइज हो सकता है वहां पे बेहतर होता है h कॉमा के माने पहले, तो लास्ट में जाके जो है वो h को x लिख देना, k को y लिख देना। ध्यान रहे एक बात का और कि इन फाइनल इक्वेशन ऑफ लोकस, in final equation of locus there must not be any other variable except x and y, x और y को छोड़ के कोई भी वेरिएबल रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए। आपका जो लास्ट में जो लोकस का इक्वेशन आएगा उसमें x और y के अलावा कोई वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, इसका ध्यान रखना। अगर वो वेरिएबल मान लो कोई वेरिएबल है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन में। देखो कोई भी इक्वेशन को लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म और एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। एनी इक्वेशन इन एक्स वाई कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा चीज अभी से आपको सिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, डायरेक्ट रिलेशन इन एक्स एंड वाई। और घर में देखिए वो किसी को डांटना रहता है तो एक बच्चा होता है जो जिसको डायरेक्ट डांट पड़ जाता है, और एक बच्चा होता है जिसको डांटना हो तो इसको डायरेक्ट नहीं डांटते हैं, इसके मम्मी पापा किसी और बच्चे को डांटेंगे पर बोल इसको रहेंगे। देखिए और सुने हो ना ऐसा, या किसी और के थ्रू उसको डांट पड़ता है, डायरेक्ट नहीं। तो ऐसा ही है एक्स वाई में रिलेशन, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं शो कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं बोला कि एक्स अगर टी है तो वाई जो है 2 माइनस टी होगा, और ये बात सही है, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई है ना, या y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है ना यहाँ से, तो अगर x को t रखेंगे तो y 2 माइनस टी होगा, और t कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, t क्या है, वेरिएबल है, वेयर t belongs to r, t is some variable, t is some variable। तो x और y के अलावा जो वेरिएबल आता है ना उसको पैरामीटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है।
टी को समझ लो बैंक का एजेंट है, लोन लेने गए, एक्स लोन लेने वाला है और वाई मान लो एक्स लोन देने वाला है, तो उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, डायरेक्ट गए बातचीत किए तो कार्टेशियन फॉर्म। और डायरेक्ट नहीं गए, कोई एजेंट उनको बात करवाया, समझ रहे हो क्या बोल रहा है, एक्स बोल रहा है कि मैं टी हूँ और वाई बोल रहा है कि अगर तुम टी हो तो मैं टी माइनस टी हूँ। तो बेसिकली क्या टी इज इक्वल टू एक्स था, टी माइनस एक्स लिख दो तो फिर से वही आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस नो देखो क्या ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्या, बोथ आर सेम। बट तरीका रिप्रेजेंट करने का अलग है, सम वेरिएबल, टी सम वेरिएबल, और इसको हम पैरामीटर के नाम से जानते हैं। एक्स और वाई के अलावा जो भी वेरिएबल्स आएगा उसको पैरामीटर के नाम से हम लोग जानेंगे, उसको बोलेंगे पैरामीटर। तो टी इज नोन एज पैरामीटर, एजेंट, एजेंट को यहाँ पे हम लोग पैरामीटर बोल रहे हैं। तो एक्स और वाई में जब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता है, एक्स और वाई में जब एक्स और वाई रिलेटेड है, रिलेशन है, उनके बीच की इक्वेशन है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, कोई एजेंट के थ्रू कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। जब एजेंट को वहां से हटाओगे तो रिलेशन दिखने भी लगेगा, दोनों को ऐड कर दो मान लो तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी, टी कट के टू आ जाएगा, तो यही रिलेशन दिखने लग जाएगा। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो किसी भी इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है उसका पैरामेट्रिक फॉर्म, PARAMETRIC, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। और किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन का एक से ज्यादा पैरामेट्रिक फॉर्म बन सकता है। जैसे मैं इसी का दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म अगर बनाना चाहूंगा, एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैं लिख दिया कि 2 cos स्क्वायर थीटा अगर है तो y जो है वो 2 sin स्क्वायर थीटा है, और थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। तो ये भी जो मैं लिख रहा हूँ ये भी सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, देख लो। थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, थीटा क्या है, पैरामीटर है, बट अगर इस पैरामीटर को हटाओगे, रिमूव करोगे, तो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट उसी को कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं शो किया हुआ है, इनडायरेक्टली शो किया हुआ है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ही है यहाँ पे भी, लेकिन डायरेक्ट नहीं शो कर रहे हैं, इनडायरेक्टली शो कर रहे हैं, तो इसको भी बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। उसी इक्वेशन का ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। तो डायरेक्ट एक्स और वाई में लिखा हुआ तो बोलेंगे इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म है वो, और अगर किसी पैरामीटर के थ्रू कनेक्ट कर किया हुआ है एक्स और वाई को तो उसको बोलेंगे वो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म है। और कार्टेशियन फॉर्म हमेशा एक आएगा, है ना, तो इक्वेशन लिखना तो एक ही इक्वेशन होगा कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन लिखोगे तो एक ही आएगा। लेकिन उसी एक इक्वेशन को जब पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहोगे तो बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसी को। समझ आ रहा बात, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में लोकस दिया हुआ है और उसको, सॉरी, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मान लो लोकस का इक्वेशन दिया हुआ है और उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट, पहली बात तो ये all the variables except x and y are known as parameters. So to find, अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालना हो आपको, कार्टेशियन फॉर्म
फ्रॉम पैरामेट्रिक फॉर्म, और लोकस में मैंने क्या बताया था कि एक्स और वाई के अलावा कोई वेरिएबल नहीं रखना है ना। तो टू फाइंड कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम पैरामेट्रिक फॉर्म, एलिमिनेट करना है आपको ऑल द पैरामीटर्स यूजिंग सुटेबल टेक्निक। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको और बेहतर आइडिया लग जाए। जिसका भी लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के अज्यूम करना है। मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन लेता हूँ, लैडर ऑफ लेंथ एल, एल यूनिट स्लाइड करता है, स्लाइड्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड करना है, फाइंड लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। ये मान लो लैडर है, सीढ़ी है, अगले मोमेंट में लैडर हो सकता है इस पोजीशन में आ जाए, ठीक है। तो मान लो अभी फिलहाल इसका मिड पॉइंट यहाँ था, फिर इसका मिड पॉइंट हो सकता है यहाँ आ जाएगा। तो कैसा ये शेप फॉर्म करेगा, अभी बहुत सारे और भी है ना लैडर का पोजीशन आएगा। तो मिड पॉइंट का वेरिएशन किस तरीके से होगा ये बताना है। मिड पॉइंट किस पाथ पे मूव करेगा, मिड पॉइंट जिस पाथ पे मूव करेगा उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, इस ग्राफ पे मूव करेगा उस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा। तो ये पता करने के लिए हमको क्या करना है, लेट कर लेना है मिड पॉइंट बी एच कॉमा के, जिसका भी लोकस निकालना उसको एच कॉमा के अज्यूम करना। लैडर का लेंथ तो चेंज होना नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपने इसको एच कॉमा के फिक्स नहीं है, एच कॉमा के वेरिएबल है, ये ध्यान रखना, एच कॉमा के फिक्स नहीं है। जैसे दूसरे पोजीशन में जाएगा एच के का वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन जहां पे भी है एच के फिक्स नहीं है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे मान लो मिड पॉइंट एच कॉमा के अगर रहा होगा और ये अगर इक्वल क्वांटिटीज है, तो यहाँ पे x1 मान लो, y कोऑर्डिनेट पे 0 ही रहना है, यहाँ पे 0 मान लो, y कोऑर्डिनेट y1 हो गया। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तुम अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो 0 प्लस x1/2 इज इक्वल टू एच आ जाएगा, यानी x1 इज इक्वल टू यहाँ से 2h हो जाएगा। एंड y1 प्लस 0/2 अगर करोगे तो ये k के इक्वल आएगा, यानी y1 इज इक्वल टू यहाँ से 2 आएगा। लैडर जो है किसी भी पोजीशन में उसका लेंथ तो नहीं ना बदलेगा, इसका भी लेंथ हेल रहेगा, इसका भी लेंथ हेल रहेगा। लैडर का लेंथ तो चेंज होना नहीं है। तो किसी सर्टेन पॉइंट पे मान लो ये जो डिस्टेंस है x1 जो है वो 2h के बराबर है, और ये जो डिस्टेंस है मान लो y1 ये अगर 2k के बराबर है, तो 2h का होल स्क्वायर और 2k का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो एल स्क्वायर के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सही है नहीं है बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चाहे एच के जो भी हो, एच के जो भी हो जिस भी पोजीशन में हो, बट लैडर का लेंथ तो हमेशा फिक्स है ना एल, तो ये एल स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 4 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, दिस विल बी 4 टाइम्स लोकस कितना हो जाएगा, लोकस के लिए एच को आप एक्स से रिप्लेस कर दोगे, के को वाई से रिप्लेस कर दोगे, ये जो आया फाइनली ये लोकस हो गया। जिस रास्ते पे मूव करेगा, जो ग्राफ ट्रेस आउट होगा, वो ग्राफ का
जो इक्वेशन होगा वो ये इक्वेशन आएगा। मतलब कहने का ये है कि ग्राफ जिस 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 ग्राफ पे मूव कर रहा है, उस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट लोगे और उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रखोगे तो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर देगा। समझ आ गया सबको कैसे पता करना है लोकस? हमको ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कराया मैंने। समझ में आ गया सबको? यस नो? Yes, sir. वहाँ Yes, 4 sir. होगा क्या सर, वहाँ 4 नहीं होगा। 4 नहीं होगा? No, sir. क्यों नहीं 4 होगा? तो क्योंकि h2h इक्वल्स x1 है, तो स्क्वायर करेंगे तो x1 का स्क्वायर आएगा। अरे तो x1 के टर्म में नहीं लिखना है। x1 और y1 तो हमने अपने मन से किया था ना। x1 और y1 के टर्म में तो x और x1 y1 है ही नहीं कुछ भी। यहाँ x1 y1 जो है हमने वो अपने मन से अज्यूम किया था। पूरे चीज को h और k के टर्म में लेके आना है। जिसका लोकस निकाल रहे हैं ना उसके टर्म में सब कुछ ले आना है। x1 y1 के टर्म में नहीं ले आना है। हमने जिसका लोकस निकालना उसको हमने h कॉमा के माना है, तो सब कुछ h और k के टर्म में ले आना है। ठीक है ना? x1 y1 के टर्म में नहीं लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अलग अलग टाइप के केसेस दिया हुआ रहेगा। फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल whose two vertices are -1, 3 and 2, 5 and third vertex moves on line x plus y is equal to 1। ध्यान से समझो क्या दिया हुआ क्या है कि दो वर्टेक्स तो दिया हुआ है ना। दो वर्टेक्स दिया हुआ है इसका -1, 3 है और एक वर्टेक्स है लेट्स से 2, 5। अब तीसरा जो वर्टेक्स है वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो ये पॉइंट तीसरा वर्टेक्स कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही ये पॉइंट बदलेगा ट्रायंगल चेंज, तो ट्रायंगल जैसे ही चेंज हुआ सेंट्रॉइड भी चेंज। लेकिन रैंडम नहीं मूव कर रहा है। रैंडम तीसरा पॉइंट जो रैंडमली मूव नहीं कर रहा है, कोई एक सर्टेन रूल से मूव कर रहा है। रूल क्या है? रूल है कि जो तीसरा जो वर्टेक्स है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन पे है, कहीं भी नहीं जा रहा है, एक सर्टेन रूल से मूव कर रहा है। तो जब तीसरा वर्टेक्स सर्टेन रूल से मूव कर रहा है तो सेंट्रॉइड भी रैंडमली कहीं नहीं भागेगा, उसी रूल के करस्पोंडिंग सेंट्रॉइड भी कहीं जाएगा। पहले ही सेंट्रॉइड इधर होगा, फिर हो सकता है इधर आ जाए, इधर आ जाए। तो सेंट्रॉइड जिस रास्ते पे मूव करेगा उसका इक्वेशन बताना कितना है। समझ रहे बात को आप? तो जिसका लोकस निकालना है उसकी को एक एच कॉमा के मानोगे। कई बार ऐसा होगा जल्दबाजी में थर्ड वर्टेक्स को आप एच कॉमा के मान लोगे, गलत। तो एच कॉमा के का लोकस नहीं पूछा है यहाँ पे। थर्ड वर्टेक्स को अगर एच कॉमा के मानते हो और सेंट्रॉइड को अगर ए कॉमा बी मानते हो, लेट्स से लोकस किसका निकालना है? एच कॉमा के का या एक ए कॉमा बी का? किसका लोकस निकालना है? एच कॉमा के का या ए कॉमा बी का? जल्दी बताओ। ए बी का ए कॉमा बी का। तो हम सब कुछ को किसके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? ए कॉमा बी के फॉर्म, ए और बी के फॉर्म में या एच और के फॉर्म में?
एक्सप्रेस एवरीथिंग इन ए एंड बी, ए और बी में एक्सप्रेस करना है सभी को, सभी चीजों को, ना कि एच और के टर्म में। क्लियर है बात? और लास्ट में जो है, लास्ट ए को एक्स से रिप्लेस करोगे और बी को वाई से रिप्लेस करोगे। तो ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखना हमेशा कि हम लोकस किसका पता कर रहे हैं। जिसका लोकस पता कर रहे हैं ना, उसके टर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे सभी चीजों को। ऐसा नहीं कि एच और के फॉर्म में एच कॉमा के किसी और को मान लिए, है ना, और उसी के फॉर्मेट में सब कुछ एक्सप्रेस कर दिया। ऐसा नहीं करना। जिसका लोकस निकालना है उसके टर्म में सब कुछ को एक्सप्रेस करना। तो यहां से देखो लिखा जा सकता है एच माइनस वन प्लस टू बाई थ्री इज इक्वल टू ए, एंड के प्लस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू बाई थ्री इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से आ जाएगा h प्लस वन इज इक्वल टू थ्री ए एंड h इज इक्वल टू थ्री ए माइनस वन। यहाँ से आ जाएगा k प्लस एट इज इक्वल टू थ्री बी एंड k इज इक्वल टू थ्री बी माइनस वन। अच्छा, ये तो आ गया h और k। अब एक और चीज देखो, h कॉमा k जो है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि उसी लाइन पे तो लाई कर रहा है h कॉमा k। तो क्योंकि h कॉमा k लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, इसलिए क्या बोलोगे? h प्लस के इज इक्वल टू वन, और h के जगह रख दो थ्री ए माइनस वन, और k के जगह रख दो थ्री बी माइनस ए। तो यहां से आ गया थ्री ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू एट, और वन को उधर ले जाओगे तो ये 10 आ जाएगा। तो लोकस क्या हो गया? लोकस ऑफ सेंट्रोइड क्या आ जाएगा? ए को x से रिप्लेस कर दो, b को y से रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा a is replaced by x and b is replaced by y। a x कोऑर्डिनेट था इसीलिए a को x से रिप्लेस कर रहे हैं, और b y कोऑर्डिनेट था इसीलिए b को y से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो सेंट्रोइड जिस रास्ते पे मूव करेगा उस रास्ते का इक्वेशन जो है, उसके ग्राफ का इक्वेशन जो है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू a। एक आखिरी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। फाइंड लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P such that it is at five times the distance या ऐसे लिखो, that its distance its distance from minus 1 comma 2 is three times the distance from 0 comma 2 या 0 comma 2। इसको होमवर्क कर देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को आप h कॉमा k अज्यूम कर लेना, तो उसका डिस्टेंस इससे लिखना, यानी अगर इस पॉइंट को a मानते हो इसको b मानते हो, तो ये जो है थ्री टाइम्स दिया हुआ पीबी के, यानी ये स्क्वायर जो है वो 9 टाइम्स पीबी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना और पी पॉइंट को जो है एच कॉमा के मान लेना, इसका लोकस निकालना, इसको एच कॉमा के मान। अब देखो,
जितना भी जियोमेट्रिकल शेप है, पहले हम लोग जियोमेट्री में जैसे भी डिफाइन किया हो गया, आप स्ट्रेट लाइन को या सर्कल को या जैसे भी स्क्वायर वगैरह को डिफाइन किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर को लोकस के टर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे सर्कल को लेट्स से डिफाइन करना है तो हम बोलते हैं कि सर्कल एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट का लोकस है जिसका डिस्टेंस एक खास फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल होता है। मतलब ये एक मूविंग पॉइंट है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस हमेशा एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड है या कांस्टेंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, और पी इस रूल को फॉलो करके जहां जहां भी जाएगा उन सारे पॉइंट्स को जब जोड़ोगे तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर दिखेगा उसको सर्कल बोलते हैं। समझ आ रहा है बात? तो लोकस के टर्म में हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि सर्कल इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट which moves in Cartesian plane, which moves in a plane such that it remains at a constant distance from a fixed point. तो अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो उसको हम लोग लोकस के टर्म में भी डिफाइन करेंगे। लोकस मैंने इसीलिए पढ़ाया क्योंकि प्रोबेबली लोकस इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर साल जो है एक क्वेश्चन आता ही आता है एडवांस में लोकस। तो लोकस जो है वो समझ लो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, बिकॉज लोकस मीन्स इक्वेशन। कोई भी किसी भी चीज का इक्वेशन लिख रहे हो, कुछ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अगर किसी भी चीज का लिख रहे हो इक्वेशन, तो दैट इज बेसिकली लोकस, नथिंग एल्स। स्ट्रेट लाइन लिखना तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लोकस है अगेन, ऐसे पॉइंट का जो स्ट्रेट लाइन को यूज कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम सारी चीजों को लोकस के टर्म में ही डिफाइन करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लोकस मैंने फिर से याद कर लो, सिंपली मतलब क्या है लोकस का? इक्वेशन मैथमेटिकल टर्म में और ग्राफिकल टर्म में उसी इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जो है लोकस के बेस्ड, आज हम लोगों ने सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन किया है। अगर पैरामीटर्स इन्वॉल्व होगा तो कैसे करना क्वेश्चन को अगले क्लास में बताऊंगा। देन अभी हमने लोकस पूरा कवर नहीं किया है, लोकस धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन के बेस्ड लोकस के जितने प्रॉब्लम होंगे उसको करेंगे। सर्कल में आएंगे तो सर्कल के बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे लोकस के उसको करेंगे। सिमिलरली आपको जो है इतना रिवाइज करके आना, अगले क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जो है ना इन करेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंटरसेप्ट स्लोप ये सब देखेंगे अगले क्लास। See you all in next class. This Sunday we will discuss remaining portion of sequential and trigonometry. Yes, of course. This Sunday we will discuss trigonometry. तो सब लोग प्रिपेयर्ड रहना। अभी एक दिन का टाइम है सैटरडे, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पूरा सॉल्व कर लो। संडे को डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो असाइनमेंट्स और जो क्वेश्चन है।